हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज आपका लेक्चर नंबर 47। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण व्यूह रचना या शिक्षण अव्यूह से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के किन्हीं दो व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो शिक्षण व्यूह रचना या शिक्षण अव्यूह के विषय में हमें बताना है और शिक्षण के किन्हीं दो व्यूह रचनाओं का वर्णन भी करना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु जाने से पहले यह विचार करता है कि शिक्षण कार्य को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है और उसके लिए वह सुनिश्चित व्यूह रचना करता है। दोस्तों, किसी भी शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करने से पूर्व पाठ नियोजन प्रक्रिया होती है। तो उस पाठ नियोजन प्रक्रिया में ही वो अपने व्यूह रचना का निर्माण करता है। इसे ही व्यूह रचना का पाठ योजना के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से पाठ नियोजन प्रक्रिया को ही पाठ योजना भी कह सकते हैं। और इसमें व्यूह रचना होती है। यह व्यूह रचना शिक्षक लिखित रूप से भी कर सकता है और मौखिक रूप से भी कर सकता है। व्यूह रचना के आशय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएं अग्रलिखित है। तो यहाँ पर अव्यूह, शिक्षण अव्यूह या फिर व्यूह रचना को और अच्छे ढंग से स्पष्ट करने के लिए ही कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं। बोसिंग के अनुसार व्यूह रचना या पाठ योजना वह शीर्षक है जिसमें शिक्षक कक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि व्यूह रचना या पाठ योजना वह शीर्षक है जिसमें शिक्षक कक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित करने के लिए या प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। नंबर 2 हम देखें। एलबी सैंड्स के अनुसार व्यूह रचना वास्तव में किए जाने वाले कार्य की एक योजना है। इसके अंतर्गत शिक्षक को अपने कार्य करने का ढंग से संबंधित दर्शन संबंधी उनके अपने ज्ञान, अपने विद्यार्थियों के संबंध में उनकी जानकारी, शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित उनकी अपनी समझ और विषय वस्तु संबंधी उसे ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण विधियों को प्रयोग में लाने संबंधी उसकी योग्यता आदि सभी बातों का समावेश होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एलबी सैंड्स के अनुसार जो कहा गया, उनका कहना है कि व्यूह रचना वास्तव में किए जाने वाले कार्य की एक योजना है जिसमें शिक्षक को अपने कार्य के ढंग से संबंधित दर्शन का मतलब क्या है? ज्ञान। जो भी वो कार्य कर रहा है उसका उसे ज्ञान होना चाहिए और अपने विद्यार्थियों के संबंध में उसको जानकारी भी है और शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित उसकी अपनी जो समझ है, विषय वस्तु संबंधी उसके जो अपने ज्ञान है तथा प्रभावपूर्ण विधियों को प्रयोग में बनाने या लाने संबंधी उसकी अपनी योग्यता आदि सभी बातें इस व्यूह रचना के अंतर्गत आ जाती हैं। नंबर 3 हम देखें। अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार व्यूह रचना किसी पाठ्य के महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा जिसमें उसको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जा सके जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने उसे रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार क्या कह रहे हैं कि व्यूह रचना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित होता है और उसकी एक रूपरेखा उसी क्रम में व्यवस्थित की जाती है जिस क्रम में वो एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को कक्षा में करता है। 2 व्यूह रचना या पाठ योजना बनाना। हार्वर्ड की पंचपदों पर आधारित पाठ योजना या व्यूह रचना का निम्न स्वरूप होता है। पाठ योजना क्रम संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे हार्वर्ड के पंचपद पर आधारित पाठ योजना या व्यूह रचना का निम्न स्वरूप होता है। नंबर पहला क्या होता है? पाठ योजना का क्रम संख्या। इसका क्रम क्या होता है? तिथि, कक्षा, विषय, घंटा, संस्था, समय और प्रकरण, छात्रों की औसत आयु। तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या चीज़ें हैं। तिथि है, कक्षा है, विषय है, घंटा है,
संस्था समय है, उसके बाद है प्रकरण और छात्रों की औसत आयु। तो इसमें होता है छात्राध्यापक का नाम होता है, छात्र अपना नाम लिखते हैं। और प्रकरण क्या है, यहाँ पाठ शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक सरल, सुबोध और संक्षिप्त होना चाहिए। जो भी प्रकरण आप डाल रहे हैं शीर्षक के रूप में वो संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य क्या, प्रत्येक विषय के सभी पाठों के शिक्षण के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। यहाँ उन उद्देश्यों को लिखा जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जब आप टीचिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी कि सामान्य उद्देश्य में जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय का जो उद्देश्य होता है वही उद्देश्य इसमें लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं, जो भी पाठ्य वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित होता है। वो एक और एक से अधिक भी हो सकता है। सहायक सामग्री, पाठ्य विशेष को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहता है उसे यहाँ लिखता है। और सहायक सामग्री को जिस स्थान पर प्रयुक्त करना उसे उसी क्रम में लिखना भी चाहिए। तो जैसे जैसे वो जो भी शिक्षण सामग्री यूज करता है, जिस क्रम में यूज करता है उसी क्रम में वो उस शिक्षण सामग्री को लिखता है। पूर्व ज्ञान क्या, प्रत्येक पाठ्य योजना में छात्रों को पूर्व ज्ञान का उल्लेख करना आवश्यक होता है क्योंकि इस प्रस्तावना का आधार यही है। पूर्व ज्ञान मान लिया जाता है कि ये चीज़ें बच्चों को आ रही हैं और यहाँ से ही पूर्व ज्ञान पर आधारित ये चीज़ है। तो और इसी को आधार बनाकर ही प्रस्तावना का आधार यही होता है कि पूर्व ज्ञान ये चीज़ है। पाठ्य योजना में जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी पूर्व ज्ञान है वो आप लिखते हैं। प्रस्तावना क्या होती है, हर्बर्ट के अनुसार नया ज्ञान या अनुभव प्रदान करने के लिए हमें सबसे पहले छात्र के उस पूर्व ज्ञान का चेतना के कार्य केंद्र में लाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रस्तावना में क्या कर रहे हैं, हर्बर्ट के अनुसार नया ज्ञान या अनुभव प्रदान करने के लिए हमें सबसे पहले छात्र के उस पूर्व ज्ञान का चेतना के केंद्र में लाना चाहिए जो उसे नवीन ज्ञान की ओर आकर्षित कर सके। उद्देश्य कथन क्या है, यहाँ पाठ का उद्देश्य लिखा जाता है। छात्रों के समझ पाठ के उद्देश्य को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि उसका महत्व छात्रों के सामने स्पष्ट हो जाए। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसी भी पाठ के उद्देश्य को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि उसका जो महत्व है छात्रों के सामने स्पष्ट हो जाए। प्रस्तुतिकरण संपूर्ण समस्या का केंद्र बिंदु पाठ के प्रस्तुतिकरण में निहित है। इसमें लिखा जाता है कि छात्रों के समझ पाठ को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण किसी भी पाठ्य योजना को प्रस्तुतिकरण ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण जो होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए, तभी अधिगम संभव है। श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट सारांश पुनरावृत्ति के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार किए जाते हैं, अतः ये प्रश्न क्रमबद्ध होने चाहिए। जो छात्र इनके ठीक उत्तर दें उनको संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। तो दोस्तों श्यामपट्ट सारांश में क्या होता है कि जो किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाए जाने के बाद जो पुनरावृत्ति होती है और उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, छात्र जो उत्तर देते हैं उस उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा जाता है समझ जाने के लिए। और गृह कार्य के माध्यम से शिक्षक छात्रों के अर्जित ज्ञान को प्रयोग में लाता है। गृह कार्य निर्धारित करते समय शिक्षक को छात्रों की रुचि, योग्यता, व्यक्तिगत भेद आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें गृह कार्य के माध्यम से छात्रों के अर्जित ज्ञान को प्रयोग में लाया जाता है। जो भी छात्र ने अधिगम किया, जो भी सीखा, जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वो गृह कार्य के माध्यम से उसका अर्जित ज्ञान प्रयोग में लाया जाता है। और साथ ही ये निर्धारित किया जाता है गृह कार्य देते समय शिक्षक के द्वारा कि छात्रों की रुचियों का भी ध्यान रखें, योग्यता का भी, और विभिन्नता यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखा जाए। नंबर 2 हम देखें मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित व्यूह रचना। यहाँ पर इसके पहले हमने देखा था आपका पाठ योजना क्रम संख्या के आधार पर, और अभी हम देख रहे हैं मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित व्यूह रचना। शिक्षण मूल्यांकन की धारणा
ने शिक्षक को हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली को त्यागने तथा मूल्यांकन प्रक्रिया या उपागम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर हम देखें पंचपद प्रणाली को त्यागने की प्रक्रिया क्यों आती है? मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन प्रक्रिया उपागम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अनुसार शिक्षक को शिक्षण कार्य से पूर्व निम्न प्रकार से व्यूह रचना करनी चाहिए। पाठ संख्या, इस शीर्षक में पाठ योजना की क्रम संख्या लिखी जाती है जिसमें यह ज्ञात होता है कि कितने पाठ पढ़ाए गए हैं, तो पाठ संख्या लिखना जरूरी होता है। उसके बाद दिनांक, यहाँ वह तिथि लिखी जाती है जिस तिथि को पढ़ाया जाता है। कक्षा, यहाँ वह कक्षा और सेक्शन लिखा जाता है जिसको पाठ पढ़ाया जाना है। और विषय, यहाँ वह विषय लिखा जाता है जिसके अंतर्गत पाठ पढ़ाया जाने वाला पाठ आता है। विषय वही लिखा जाएगा जिसके अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला पाठ आता है। और घंटा या टाइम टेबल के हिसाब से यह घंटा लिखा जाता है जिसमें पाठ पढ़ाया जाना है। विद्यालय, यहाँ उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। अवधि या घंटे की अवधि लिखी जाती है अर्थात घंटा कितने मिनट का है उस अवधि को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें पाठ योजना क्रम संख्या और आपका, यहाँ पर हम देख रहे हैं पाठ योजना क्रम संख्या के आधार पर, और ये था आपका मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित व्यूह रचना। तो मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित हमने देखा कि किस तरह से सारी चीज़ों को दिनांक, कक्षा, विषय, घंटा, विद्यालय, अवधि, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं बोर्ड पे। और प्रमुख विचार, यहाँ पाठ का शीर्षक या मुख्य विचार लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान, इसके अंतर्गत पाठ विषय से संबंधित सभी ज्ञान अनुभवों का उल्लेख किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य तथा विशिष्टताएं, इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टताओं को लिखा जाता है जिसकी उस पाठ्य विशेष से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे जो शिक्षण उद्देश्य है वो क्या है? इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों एवं विशिष्टताओं को लिखा जाता है, जो भी शिक्षण उद्देश्य हैं और जिसकी उस पाठ विशेष से प्राप्ति होती है। जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे जो शिक्षण उद्देश्य प्राप्त होगा उसको लिखा जाता है। पाठ वस्तु, इसके अंतर्गत पाठ वस्तु के विचार, प्रमुख विचार से संबंधित समस्त बिंदुओं को लिखा जाता है पाठ वस्तु में। इसके अंतर्गत पाठ वस्तु के प्रमुख विचार से संबंधित समस्त बिंदुओं को लिखा जाता है। शिक्षण क्रियाएं क्या हैं? इसके अंतर्गत शिक्षक के उन कार्यों का उल्लेख किया जाता है जिसको वह पाठ के शिक्षण के संबंध में करता है। तो यहाँ पर हम देखें शिक्षण क्रियाएं, एक शिक्षक के द्वारा उनके कार्यों का उल्लेख किया जाना उनके पाठ के शिक्षण के संबंध में, ये शिक्षण क्रियाएं होती हैं। छात्र क्रिया क्या होती है? इसके अंतर्गत छात्रों की क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है जैसे सुनना, प्रश्नों का उत्तर देना आदि। शिक्षण सामग्री, पाठ्य वस्तुओं को सरल, सजीव एवं स्पष्ट बनाने के लिए जिन उपकरणों का पाठ में प्रयोग किया जा रहा है उनका इसके अंतर्गत उल्लेख किया जाता है। जो भी शिक्षण सामग्रियाँ पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं उसका उल्लेख किया जाता है शिक्षण सामग्री के अंतर्गत। और मूल्यांकन में क्या होता है? इसके अंतर्गत उन मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्य और पठित वस्तु, सीखने का अनुभव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें मूल्यांकन के अंतर्गत उन मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्य, पठित वस्तु, सीखने का अनुभव आदि मूल्यांकन किया जाता है। तो उक्त संकेतों का पाठ योजना में आवश्यकता और निर्देशानुसार प्रवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें किस तरह से पाठ्य योजना बनाई जाती है, किस तरह से व्यूह रचना, शिक्षण व्यूह रचना, शिक्षण अव्यूह के विषय में हमने देखा और समझा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह से अपने पढ़ाई में डटे रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।